Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Simab here. CVT स्पेशल पॉलिटिकल साइंस का ये हमारी दूसरी वीडियो है जो कि यूजी 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट 2 यानी कि ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो पे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। ये हमारा सीरीज चल रहा है 5 मिनट प्लस MCQs को देखने के लिए, जो कि पॉलिटिकल साइंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी दूसरी वीडियो, अगर आपने वॉच नहीं करा तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को वॉच कर लें। उसके लिए जो है लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यानी तो आप प्लेलिस्ट पे जाकर के आप उसको वॉच कर लें प्लीज़। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। सो इज द फर्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। कहने का सेंस है कि कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो गठित की गई थी अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट को जो गठित किया गया था, उसका नेतृत्व यानी उसको हेड कौन कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन में सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चार ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, तो मेरे ख्याल से आपको मालूम होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज़ याद रखना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू, जो कि हेड कर रहे थे इंटरिम गवर्नमेंट को, जो अंतरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार जो बनाई गई थी उस टाइम पे। इसमें से एक चीज़ याद रखेंगे, सरदार पटेल जो थे वो आपके फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट होम मिनिस्टर बनाया गया था। फिर बाद में जवाहरलाल नेहरू, जो आपका आम चुनाव होने के बाद जो फिर गवर्नमेंट बनी, उसके प्राइम मिनिस्टर बने। फिर उसके बाद अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया था। एंड देन आपको मालूम ही होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे प्रेसिडेंट रह चुके थे उस टाइम का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट एक्स्ट्रा ये आप याद रखेंगे, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अभी हमने डिस्कस करी कि आपके स्वतंत्र भारत के जो पहला गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर थे वो कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, सरदार पटेल थे या BR अम्बेडकर। तो याद रखेंगे जवाहरलाल नेहरू आपके प्राइम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर नहीं थे। लाल बहादुर शास्त्री सेकंड PM बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हो गई थी 1964 में, लाल बहादुर शास्त्री क्या दूसरा प्राइम मिनिस्टर बने थे। लेकिन इसका आंसर जो होगा वो आपका सरदार पटेल होगा, ऑप्शन C, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला होम मिनिस्टर बनाया गया था सरदार पटेल को। और लास्ट में जो ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो याद रखना इन्हें फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया गया था। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर यानी पहला कानून मंत्री बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर को, कीप इन माइंड। ओके, नेक्स्ट, द स्टेट्स क्रिएटेड इन 1960s, वो 1960 में जो राज्य बनाए गए थे वो कौन से राज्य थे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र एंड गुजरात, ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। इन चार ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो माइंड में रखना, महाराष्ट्र और गुजरात का जो गठन हुआ था, उसका जो क्रिएट किया गया था 1960 में, तो वो थे आपका महाराष्ट्र और गुजरात थे। ये चीज़ याद रखना, ये तीन ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पार्टीशन इज नॉट करेक्ट। जो पार्टीशन हुआ था, हमारा विभाजन जो हुआ था इंडिया का, भारत का, तो इन चार कथन में से वो कौन सा कथन है जो सही, एक जो ऐसा है जो सही नहीं है। ऑप्शन ए में कह रहे हैं पंजाब एंड बंगाल वर टू प्रोविंसेस डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। दूसरा ऑप्शन है द पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द रिजल्ट ऑफ टू नेशन थ्योरी। तीसरा ऑप्शन है ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान वर नॉट एडजेसेंट। चौथा है द प्लान फॉर पार्टीशन इंक्लूडेड अ प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन अक्रॉस द बॉर्डर। सेंस ये हुआ कि विभाजन के बारे में जो कथन गलत है वो ऑप्शन अगर हिंदी में देखिए, पंजाब और बंगाल जो था वो रिलीजियन यानी धर्म के आधार पर विभाजित दो प्रांत थे। सही बात है, दो प्रांत थे वो धर्म के विभाजित पर। दूसरा ऑप्शन है भारत का विभाजन दो राष्ट्र सिद्धांत यानी टू नेशन थ्योरी के बेस पे करी गई थी। इंडिया का डिवीजन, तो हाँ, टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग डिवीजन करे गए थे, ये भी सही है। पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्ट पाकिस्तान और पश्चिमी यानी कि वेस्ट पाकिस्तान सटे हुए नहीं है, यानी कि ये एडजेसेंट नहीं है। सही बात है कि ये एडजेसेंट नहीं है, ये दूसरे एक दूसरे से छोड़ में। अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करेंगे तो वो आज का बांग्लादेश है, ये चीज़ें याद रखना। आज का बांग्लादेश को हम क्या कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, जो कि ईस्टर्न साइड में। और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि मेन पाकिस्तान है वो आपका वेस्टर्न साइड में। तो ये सटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल, ये भी कथन सही है। लेकिन जो लास्ट का कथन है ना, विभाजन की योजना में सीमा के पार जनसंख्या का स्थानांतरण की योजना भी शामिल थी, यानी कि जो पॉपुलेशन बॉर्डर के इस पार और उस पार थे उसका स्थानांतरण होना है, ये शामिल बिल्कुल भी कतई नहीं था। इसलिए ऑप्शन D इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं, वेयर वॉज अमृता प्रीतम द प्रोमिनेंट पोएटिस। जो अमृता प्रीतम बहुत ही फेमस पोएटिस हैं, ये कहाँ से बिलोंग करती है उसका बताना है।
ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। तो इन 4 ऑप्शन में से पंजाब आपका सही आंसर होगा, क्योंकि अमृता प्रीतम जी पंजाब से बिलोंग करती हैं। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल गलत हो जाएगा। लेकिन इससे कुछ चीज़ रिलेटेड हम देख लेते हैं, इसके कैपिटल्स। पंजाब का कैपिटल हो जाएगा चंडीगढ़, ये आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है थोड़ा सा, तो ये चीज़ें देख लेना आप। गुजरात का हम बोलते हैं गांधीनगर, ये भी चीज़ देखोगे आप। और तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, जिसका जयपुर हो जाएगा, आप लोगों को मालूम होगा, नहीं है तो ये चीज़ें एक बार आप देख लेना। पश्चिम बंगाल का आपका हो जाएगा कोलकाता, सॉरी। ये 4 ऑप्शन है, 4 स्टेट के कैपिटल, ये इंडियन स्टेट्स हैं चारों के चारों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया 1956, यानी 1956 में जो भारत के राज्य पुनर्गठन का जो मतलब लाया गया था, तो इसका आधार क्या था? राज्य पुनर्गठन का जो आधार था वो बताना है। क्या रिलीजियन के बेस पर, रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर, या ज्योग्राफिक रीजन के आधार पर, या फिर लैंग्वेज के आधार पर इसको गठित किया गया था या इसका गठन किया गया था? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर याद रखना, भाषा के आधार पर इसको क्या किया गया था? 1956 में गठन किया गया था। धर्म के आधार यानी रिलीजन के आधार पर नहीं, कास्ट में भी नहीं, और आपके ज्योग्राफिक रीजन भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर भी नहीं किया गया था। इसको लैंग्वेज के बेस पे क्या किया गया था? 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट, मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इन कराची। कहने का सेंस ये कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कराची में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कराची में पाकिस्तान की संविधान सभा को संबोधित किया था, एड्रेस किया था, वो कब करा था ये डेट बतानी है। 9 अगस्त 1947 को किया था, 10 अगस्त 1947 को किया था, 11 अगस्त 1947 को, या 12 अगस्त 1947 को? तो याद रखना ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 11 अगस्त 1947 को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एड्रेस किया था। कहाँ पे? कराची, पाकिस्तान में। नेक्स्ट, What were the results of partition of India in 1947? जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ, जब उसको डिवाइड हो गया, उसका विभाजन हो गया, तो उसके क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट निकले? क्या उसका रिफ्यूजी प्रॉब्लम हुआ था, यानी कि शरणार्थी समस्या हो गई थी? माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का बहुत बड़ी अमाउंट में पलायन हो गया था, ट्रांसफर हो गया था, माइग्रेशन हो गया था? या माइनॉरिटी अल्पसंख्यक प्रॉब्लम हो गई थी, समस्या हो गई थी? या ये चारों के चारों, तीनों के तीनों सही है? तो याद रखना ऑप्शन डी सही है, क्योंकि जब हमारी पार्टीशन हुई इंडिया का तो हमारे शरणार्थी प्रॉब्लम हो गया था, रेफ्यूजी प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो गई थी, माइग्रेशन भी हुआ था पॉपुलेशन का, बॉर्डर के इस पार उस पार भी बहुत लोग आना जाना किए थे, जिससे बहुत दंगे भी हुए थे, लोगों की जानें भी गई थी, और अल्पसंख्यक की जो समस्या है, माइनॉरिटी प्रॉब्लम, ये भी हुई थी। तो ये तीनों के तीनों सही है, इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन वाज गुजरात सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे, यानी कि मुंबई, आज का जो महाराष्ट्र है, वो गुजरात जो अलग हुआ था बॉम्बे से, वो कब हुआ था? 1956 में, 1960 में, 1966 में, या 1970 में? तो याद रखना 1960 में गुजरात सेपरेट हुआ था, किससे? बॉम्बे से। ये चीज़ें याद रखना, 1966 में सेपरेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीज दैट वर डिवाइडेड इनटू कम्युनल जोन्स ड्यूरिंग द पार्टीशन वायलेंस वॉर। कहने का सेंस है कि विभाजन की जो हिंसा के दौरान जिन नगरों को सांप्रदायिक क्षेत्र यानी कि कम्युनल एरिया में, कम्युनल जोन्स में जो विभाजित किया गया था, वो कौन कौन सा था? ऑप्शन ए लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, दूसरा ऑप्शन है कश्मीर, लखनऊ और लाहौर, तीसरा ऑप्शन है मद्रास, हैदराबाद और मैसूर, चौथा है आपका दिल्ली, मुंबई और जबलपुर। तो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि कोलकाता, सॉरी लाहौर जो कि पाकिस्तान में, ये कम्युनल जोन्स में आते थे, अमृतसर जो कि पंजाब में, ये भी आते थे, कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल का कैपिटल है, ये भी है। ये 3 ऐसी जगह ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो कम्युनल जोन्स में आते थे। यहाँ पे कश्मीर और लखनऊ तो नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मद्रास भी नहीं, हैदराबाद भी नहीं, मैसूर भी नहीं, यहाँ पे दिल्ली भी नहीं, मुंबई भी नहीं और जबलपुर भी नहीं। तो इसलिए लास्ट के 3 ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। कहने का सेंस है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने भारत में देसी रियासतों को एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, सरदार पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर महात्मा गांधी थे? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग याद रखना सरदार पटेल थे, जो काफ़ी
खतरनाक तरीके से रोल प्ले किया, क्या करने के लिए, सारे के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के लिए, यूनाइट करने के लिए। याद रखना सरदार पटेल ये हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर भी रह चुके थे इंडिपेंडेंट इंडिया का, प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट, नॉट इंक्लूडेड इन कम्युनल एरिया, यानी कि सांप्रदायिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। कौन? कोलकाता, अमृतसर, लाहौर और जम्मू कश्मीर। तो याद रखना कोलकाता, अमृतसर और लाहौर अभी जस्ट हमने पढ़ा, ये तीन के तीन कम्युनल एरिया में शामिल थे, लेकिन जम्मू कश्मीर जो था ये आपके कम्युनल एरिया में शामिल नहीं था, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नेम द लीडर ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, यानी कि इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उस नेता का नाम बताना जिसे सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, सी राजगोपालाचारी को या विनोबा भावे को? तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खान अब्दुल गफ्फार खान क्या नाम से जानते हैं? फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना है, सी राजगोपालाचारी जिसे हम राजा जी के नाम से जानते थे, राजा जी, ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट है, हु गेव द ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच जो था, भाषण जो था, ये किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, सरदार पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने या बी आर अम्बेडकर ने? तो याद रखना है ट्रस्ट विद डेस्टिनी का जो स्पीच दिए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये चीज़ें याद रखनी है, ऑप्शन सी होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बिगर ऑब्स्टेकल इन नेशन बिल्डिंग एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? कहने का सेंस ये है कि भारत की स्वतंत्रता के समय यानी इंडिपेंडेंस के समय राष्ट्र निर्माण यानी नेशन बिल्डिंग में सबसे बड़ी जो बाधा, सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल थी वो क्या थी? नेशन को यूनाइट करना, यूनाइट द नेशन, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना यानी लोकतंत्र को स्थापना करना, डेवलपमेंट एंड रेफ्यूजी प्रॉब्लम यानी कि आपका जो विकास डेवलपमेंट है और जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम शरणार्थी प्रॉब्लम जो शरणार्थी प्रॉब्लम जो होती है, क्या ये सब थी या फिर सबको आप तीनों के तीनों को कह सकते हो? तो यूनाइट द नेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये भी एक बहुत बड़ा हम लोगों के लिए चैलेंजेस था उस टाइम के लोगों के लिए, नेता के लिए, कि पूरी की पूरी नेशन को यूनाइट करना है, एकजुट करना है, डेमोक्रेसी को भी इस्टेब्लिश करनी है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट जो हमें विकास चाहिए वो, और जो रेफ्यूजी प्रॉब्लम जो हुआ था, लोगों का आना जाना इस पार जो हुआ था, इन तीनों के तीनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए ऑप्शन डी होगा, इन तीनों को फेस करना पड़ा था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, व्हाट वर द मेन रीजंस फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया? पार्टीशन होने का क्या रीज़न था? इंडिया को डिवाइड होने की वजह क्या थी मेन? क्या जिन्नाज हॉर्स एटीट्यूड, जिन्ना का सख्त रवैया, या कम्युनल राइट्स एंड डिसऑर्डर, जो सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, कम्युनल राइट्स हो रहा था, या फिर डिसऑर्डर जो अव्यवस्था बनी हुई थी, उसके साथ साथ फेल्यूर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, जो अंतरिम सरकार बनी थी उसका जो फेल हो जाना, उसका विफल हो जाना, क्या ये तीनों के तीनों इस चीज़ में शामिल था? जी हाँ, ये तीनों के तीनों शामिल था आपके इंडिया का पार्टीशन होने में, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, What was the टू नेशन थ्योरी बेस्ड ऑन? टू नेशन थ्योरी किस चीज़ पे बेस्ड था, किस पर आधारित थी, ये चीज़ें देखनी है। डिवीज़न ऑफ स्टेट्स पे? बिल्कुल नहीं। डिवीज़न ऑफ इंडिया पे? मेरे ख्याल से यस। एक्सपेंशन ऑफ इंडिया? नहीं, इंडिया को बढ़ाना भी नहीं था, ऑल भी नहीं होगा, इसलिए डिवीज़न ऑफ इंडिया। याद रखना, भारत के विभाजन होने को ही ये आपका टू नेशन थ्योरी क्या था आपका बेस्ड ऑन था, उस पर आधारित था। नेक्स्ट, In which of the following princely states did सरदार पटेल फेस मेजर चैलेंजेस ऑफ इंटीग्रेशन? अभी हमने बताया कि सरदार पटेल को कंट्री के प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करने में बहुत बड़े रोल प्ले किए हैं और बहुत सारे चैलेंजेस को भी फेस किए हैं। तो वो प्रिंसली स्टेट्स का नाम बताना है कुछ जिसे मतलब इंटीग्रेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं वो प्रिंसली स्टेट्स। हैदराबाद, मुरादाबाद या जूनागढ़? ऑप्शन बी में है हैदराबाद, सिकंदराबाद, जम्मू कश्मीर? ऑप्शन सी है हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर? ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, अमृतसर। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तीसरा ऑप्शन जो दिख रहा है आपका, इन तीन को इंटीग्रेट करने में, यूनाइट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा था। हैदराबाद एक है, एक चीज़ याद रखना, दूसरा जूनागढ़ है, तीसरा जम्मू कश्मीर है। इन तीन के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। हैदराबाद एक ऐसा प्रिंसली स्टेट्स था जो आपकी इंडिया में इंटीग्रेट नहीं करना चाहते थे, वो एक अपना अलग ही देश बनाना चाहते थे। तो इसे जुड़ाना इंडियन कंट्री में ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बट जुड़ चुका था। तो याद रखना, हैदराबाद जो है आज का तेलंगाना जो स्टेट है उसका कैपिटल है। दूसरा जो होगा जूनागढ़, जूनागढ़ गुजरात का एक सिटी है। किसका? गुजरात का। ये भी याद रखना, ये भी आपके इंडिया में जुड़ना नहीं चाह रहे थे।
जम्मू कश्मीर तो जानते ही हैं, जो एक स्टेट था, स्पेशल स्टेट था, बट अब वो एक यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि उसके पास एक स्पेशल आर्टिकल था 370, जिसको अब रिमूव कर दी गई है। आर्टिकल 372 को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। अब जम्मू कश्मीर एक यूटी में कन्वर्टेड है। तो ये 3 ऐसी जगह थी जिसे इंटीग्रेट करने में, इंडिया में मिलाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़े थे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द प्रिंसली स्टेट्स। 4 ऑप्शंस, इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है कि प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतों के संबंध में से कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। हाँ, कुछ स्टेट्स चाहते थे कि हम क्या हो जाएं, इंडियन यूनियन में मिल जाएं, ये सही है। द रूलर ऑफ जूनागढ़ हैड डिसाइडेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, ये तो कतई नहीं चाहते थे कि इंडिया में अपने आप को जोड़ दें। बट आगे भी ऑप्शन देखते हैं। द प्रिंसली स्टेट ऑक्यूपाइड अबाउट 1/3 ऑफ द टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। सही बात है कि ये जो थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, वो ब्रिटिश साम्राज्य के लगभग 1/3 क्षेत्र पर कब्जा करके बैठा था। 1/3 टेरिटरी पर उन्होंने क्या करके ऑक्यूपाई करके बैठा था। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम एरियाज। सही बात है कि भारत सरकार ने कुछ क्षेत्र को ऑटोनॉमी देनी यानी स्वायत्ता देने के लिए तैयार थी, इसलिए सबके सब ऑप्शन सही है। लेकिन बी ऑप्शन जो है आपका गलत है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है जूनागढ़ का जो राजा थे, रूलर थे, वो इंडिपेंडेंट इंडिया में अपने आप को मिलाने के लिए डिसाइड कर चुके थे, फैसला बना चुके थे, बट ऐसा गलत है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट कंप्लीटेड। पूर्वोत्तर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो पुनर्गठन जो हुआ था वो कब पूरा हुआ? 1962 में, 1965 में, 1972 में, 1982 में। याद रखना ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। 1972 में नॉर्थ ईस्ट का जो रीऑर्गेनाइजेशन था यानी पुनर्गठन था पूर्वोत्तर का, वो 1972 यानी कि 1972 में कंप्लीट हुई थी। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट, What was the speech given by जवाहरलाल नेहरू on the eve of Independence Day called? यानी कि स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए भाषण को क्या कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू ने एक इंपॉर्टेंट भाषण दी थी, इंपॉर्टेंट स्पीच दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस था, आप भी जानते होंगे मेरे ख्याल से। इन 4 में से वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, वेक ऑफ नेशन, ब्रेकिंग ऑफ डेस्टिनी, नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव। तो याद रखना ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम का क्या किया था, एक स्पीच जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे के ईव पर, उसकी पूर्व संध्या पर क्या किए थे, भाषण दिए थे। ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दैट इज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, कीप इन माइंड। नेक्स्ट, व्हेन डिड महात्मा गांधी डाई? महात्मा गांधी जो मृत्यु हुई थी वो कब हो गई थी? 30th of December 1948, 30th of January 1948, 30th of December 1949, 30th of January 1950। तो याद रखना 30 जनवरी 1948 को इसकी मृत्यु हो गई थी, इनकी हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के जरिए। ये चीज़ याद रखना, नाथूराम गोडसे के जरिए। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, What was the stand of the government of India on partition? यानी कि विभाजन पर भारत सरकार का जो मत था, स्टैंड था, वो क्या था? इंडिया वांटेड टू बिकम अ हिंदू नेशन, क्या भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे? या दूसरा, इंडिया वांटेड पीस, हार्मनी और इक्वालिटी ऑफ रिलीजियन, क्या भारत शांति, सद्भाव, धर्म की समानता चाहते थे? तीसरा ऑप्शन है, इंडिया हैड नो क्लियर स्ट्रैटेजी, क्या भारत के पास कोई भी स्पष्ट रणनीति नहीं था? या नोटा नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो याद रखें इंडिया का ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। इंडिया बिल्कुल ये चाहते थे कि भाई पीस हो, हार्मनी हो और इक्वालिटी हो रिलीजन के बेस पर, ऐसे कोई भी खतरा मोल नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि भारत शांति, सद्भाव और धर्म की समानता चाहते थे। तो ये आपका आंसर होगा, ये स्टैंड था भारत के पार्टीशन को लेकर के। नेक्स्ट, ऑन व्हाट बेसिस वर द स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड? कह रहे राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वो किस आधार पर किया गया था? ऑन द बेसिस ऑफ लोकैलिटी यानी कि क्षेत्र के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी यानी कि भाषाई सिद्धांत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन यानी कि क्षेत्र के आधार पर, नोटा नन ऑफ द अबव के उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी यानी कि भाषाई आधार पर स्टेट रीऑर्गेनाइज का क्या किया था, ऑर्गेनाइज करी गई थी, उसका गठन किया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को, राइट। तो याद रखना ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी, भाषाई के आधार पर, भाषाई सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट,
वाई डिड द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 प्रूव टू बी सो पेनफुल। कह रहा है कि 1947 में जो भारत का विभाजन हुआ था ये इतना दर्दनाक क्यों साबित हुआ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। द जनरल पब्लिक वॉज इन फेवर ऑफ पार्टीशन, नहीं भाई साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। द लीडर ऑफ बोथ द कंट्रीज हैंडल इट वेल, क्या तरीके से नहीं करा था उतने बढ़िया तरीके से, काफ़ी ज़्यादा दंगे भी हुए थे। द पीपल वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये भी यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है। इट वॉज द लार्जेस्ट सडन अनप्लान एंड ट्रैजिक ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, तो ये वाला सही होगा। कहने का सेंस ये कि ये जनसंख्या का सबसे बड़ा अचानक और अनियोजित और दुखद स्थानांतरण था, इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक और पेनफुल साबित हुई थी, क्योंकि बहुत लार्ज अमाउंट में लोगों का ट्रांसफ़र हुआ था, पॉपुलेशन इस पार से उस पार ट्रांसफ़र हुए थे, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दंगे भी हुए थे, बहुत लोगों की जानें भी गई थी। नेक्स्ट, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी फॉर्म्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य जो था भारत का वो कौन सा था। गुजरात था, आंध्र प्रदेश था, आसाम था, राजस्थान था। तो याद रखना वो आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भाषा यानी कि लिंग्विस्टिक बेसिस फर्स्ट स्टेट एज्यूम करी जाती है इंडिया में, याद रखना। आंध्र प्रदेश का कैपिटल आप याद रख सकते हो। गुजरात का पहले बता देता हूँ, गांधीनगर, गांधीनगर गुजरात का कैपिटल हो जाएगा आपका यहाँ पर। असम का आपका दिसपुर हो जाएगा, ये कैपिटल याद रखनी है। राजस्थान का आपका जयपुर हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। आंध्र प्रदेश का आपका हो जाएगा अमरावती, अमरावती ये आपका आंध्र प्रदेश का कैपिटल हो जाएगा। पहले हैदराबाद था बट अभी हैदराबाद हट चुका है, अमरावती को बना दिया गया है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है, जो कि नया स्टेट तेलंगाना बना है, और तेलंगाना का भी जो कैपिटल है वो हैदराबाद है फिलहाल अभी, इसीलिए हैदराबाद नहीं है, आंध्र प्रदेश का आपका अमरावती हो चुका है। नेक्स्ट, व्हेन डिड द सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, यानी कि केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की जो नियुक्ति की वो कब की। 1956 में, 1954 में, 1958 में या 1953 में। तो याद रखना 1953 में क्या किया गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करी थी, अपॉइंट करी थी किसको, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को। प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन चार में से किसी एक को क्या करना है जो विषम है, जो इन कथनों में से उसको चूज करके निकालना है बाहर। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, डिवीजन ऑफ इंडिया 1947, नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 512, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947। तो इसमें से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो था 1956 में एकदम बिल्कुल सही है। डिवीजन ऑफ इंडिया 1947, हाँ ठीक है, तभी पार्टीशन हुआ था, ये भी सही है। नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स 512, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो थे 552, 512 नहीं थे, 552 नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स थे, इसलिए ऑप्शन सही आंसर होगा। और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया 1947 बिल्कुल ये भी सही है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि ऑड वन है, क्योंकि ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की जो नंबर थी, संख्या था, वो 552 था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट इंक्लूडेड इन द रीजंस फॉर द डिसीजन ऑफ क्रिएशन टू क्रिएट पाकिस्तान, बताना ये कि निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान बनाने के निर्णय के कारणों में शामिल नहीं था। जो नहीं था वो चीज़ें बतानी है। पॉलिटिकल कंपटीशन बिटवीन मुस्लिम लीग एंड द कांग्रेस, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था भाई, ये तो एकदम रीज़न है। सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1940s, चलो इसको पेंडिंग करते हैं। रोल प्लेड बाय द ब्रिटिश, बिल्कुल रोल प्ले करी थी। फेलियर ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, बिल्कुल इंटरिम गवर्नमेंट फेलियर होने की वजह से भी एक नए कंट्री का पाकिस्तान बनाने का एक बाहर निकला था बात, तो इसलिए ऑप्शन बी होगा, जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है। जो सेवरल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन द 1940s जो हुआ था, ये बिल्कुल भी उसमें से मैच नहीं कर रहा है। फर्स्ट मैच कर रही है, सेकंड भी मैच कर रही है, थर्ड भी, लेकिन सेकंड वाला मैच इधर नहीं हो पा रही है। सो प्लीज कीप इन माइंड। नेक्स्ट, दैट्स एनफ फॉर नाउ। थैंक यू सो मच। हमने 29 क्वेश्चन इस सेट में डील करी है, इससे पहले भी आई थिंक इतना ही क्वेश्चन हमने देखा था। फिर नेक्स्ट हम लोग का टोटल और भी वीडियोस आएगा, और भी हम लोग आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बेनिफिशियल रहा होगा। तो आपने पीछे की जो वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देखिए प्लेलिस्ट में जा करके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के वीडियोस पाने के लिए तो आपको तो करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू दिस एंड शेयर करो दूसरों को भी जिसको इनकी ज़रूरत है ख़ास तौर से। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।